हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे एनआरआई बैंकिंग क्या होती है, एनआरआई किसे कहते हैं, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए एनआरआई बैंकिंग क्या होती है फ्रेंड्स। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में जा करके बस गए हैं, सेटल हो गए हैं, या वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, या वहाँ पर एजुकेशन के पर्पज़ से गए हुए हैं, या वहाँ पर उन्होंने कोई बिजनेस चला लिया है। तो फ्रेंड्स वो वहाँ पर पैसे कमाते हैं, वहाँ पर डॉलर कमाते हैं, कहीं पर कतर वगैरह में रहते हैं, रियल कमाते हैं, वहाँ की जो करेंसी उसको कमाते हैं, फॉरेन की करेंसी को वो वहाँ से अर्न करते हैं और उसे अपने देश में अपने फैमिली मेम्बर्स को भेज देते हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट में वो लगाना चाहते हैं। तो वो सारे पैसे वो सारे जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे देश में आती है। तो इसीलिए हमें एनआरआई बैंकिंग की ज़रूरत होती है, ताकि जो हमारे एनआरआई लोग हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, उनकी बैंकिंग नीड्स को हम पूरा कर सकें, उसी के लिए हमें एनआरआई बैंकिंग की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे आरबीआई ने फ्रेंड्स हमारे देश में जो हमारे कस्टमर हैं, मतलब कि रेजिडेंट कस्टमर हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनके लिए जैसे गाइडलाइन बनाई हुई है, ठीक उसी तरह से एनआरआई जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल करके फेमा एक्ट के अंडर में गाइडलाइंस तैयार की हुई हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में गाइडलाइन तैयार हुई कि हाँ कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने पैसे बाहर भेज सकेंगे, कितने इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, कहाँ नहीं कर सकेंगे, वो सारी गाइडलाइन जो है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल करके फेमा एक्ट के अंतर्गत तैयार की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एनआरआई किसे कहेंगे। तो एनआरआई की डेफिनेशन हम फ्रेंड्स दो दो एक्ट के तहत देखेंगे। एक तो आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में देखेंगे और दूसरा हम फेमा एक्ट के अंडर में देखेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है फ्रेंड्स वो नॉन रेजिडेंट को नहीं डिफाइन करता, ध्यान दीजिएगा, ये एनआरआई को नहीं डिफाइन करता। ये डिफाइन करता है कि रेजिडेंट कौन है। इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंट बताता है, तो जो रेजिडेंट नहीं होगा वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। जबकि फेमा एक्ट आपका एनआरआई के बारे में ही सीधे सीधे डेफिनेशन देता है। ओके, तो अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसे हम रेजिडेंट कहेंगे, किसे हम रेजिडेंट कहेंगे। तो फ्रेंड्स वो कोई भी पर्सन जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 182 से ज़्यादा दिन हमारे देश में रहा है इंडिया में, उसे हम कहते हैं क्या, रेजिडेंट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन है जो 182 से ज़्यादा दिन, मतलब 183 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 183 से लेकर 365 दिन तक यदि वो अपने देश में था, कब, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो यहाँ पर रह गया है हमारे देश में, तो उसे हम रेजिडेंट कहते हैं। तो नॉन रेजिडेंट किसे कहेंगे, जो इससे कम दिन रहे। किससे कम दिन, 183 से 365 दिन से कम दिन, 183 से 365 दिन के बीच में रहेगा अगर, तो उसे रेजिडेंट कह देंगे। लेकिन इससे कम रहे, मतलब 182 दिन रहे, उसे एनआरआई कह देंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहेंगे। क्योंकि रेजिडेंट तब होता जब वो 182 से ज़्यादा रहता। फ्रेंड ध्यान दीजिए, 183 दिन रहता तो उसे रेजिडेंट कह देते। 182 एनआरआई हो गया, 100 दिन रहा एनआरआई हो गया, 60 दिन रहा एनआरआई हो गया, 20 दिन रहा एनआरआई हो गया, 0 दिन रहा एनआरआई हो गया। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखना चाहें कि हम एनआरआई किसे कहेंगे, तो अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया फ्रॉम 0 से लेकर 182 दिन के बीच में अगर कोई रह रहा है, 0 से 182 दिन के बीच में कोई भी दिन आप उठा लीजिए, 100 दिन जो इस रेंज के बीच, इसके बीच पड़ जाए, 182 इंक्लूडिंग ना, तो उसे फ्रेंड्स हम एनआरआई कह देंगे एज पर इनकम टैक्स डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक लॉजिक और देखिए क्या होता है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कई सारे एनआरआई होते हैं, जैसे लोग विदेशों में भी उन्होंने अपना घर बना रखा है और इंडिया में भी मान लीजिए उनका घर है, तो वो क्या करते हैं, एकदम मैथमेटिक्स लगा के रखते हैं कि जब उनको 180 दिन के आसपास होता है वो तुरंत ही जो है फॉरेन चले जाते हैं। यानी उनकी कोशिश ये रहती है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैं जो है 182 दिन से ज़्यादा ना रहूँ, मैक्सिमम 182 दिन रहते हैं, उसके अलावा वो चले जाते हैं दूसरे देश में रहते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उनको एनआरआई का स्टेटस मिल जाता है, और एनआरआई का स्टेटस मिलने से उन्हें फ़ायदा होता है टैक्स में। आगे अभी हम जब डिफरेंट अकाउंट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि टैक्स में इनको कैसे फ़ायदा होता है। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्सन है जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन हमारे देश में रहा है, तो वो एनआरआई है या रेजिडेंट है, तो फ्रेंड्स ये एनआरआई है। कोई 180 दिन रहा है, ये एनआरआई है। कोई 184 दिन रहा है, फ्रेंड्स ये आपका रेजिडेंट है। क्योंकि 183 दिन से लेकर 365 या 366 दिन के बीच में कोई भी नंबर अगर आ जाती है तो उसे रेजिडेंट कह दीजिएगा। और अगर 182 दिन तक, 0 से लेकर के, 1 से लेकर 182 के बीच में जितनी अगर कोई नंबर आ जाती है, 73 आ गया, 73 दिन, ये एनआरआई हो जाएगा। ओके,
आई होप कि अब आपको एनआरआई पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। ओके, अब एज पर फेमा एक्ट, फेमा एक्ट क्या कहता है? फेमा एक्ट कहता है कि हम एनआरआई उसे कहेंगे, हम एनआरआई उसे कहेंगे, पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो बाहर रह रहा हो, वह हमारे देश का नागरिक है लेकिन विदेश में रह रहा है। ओके, हमारे देश का नागरिक है लेकिन विदेश में रह रहा है, और विदेश में रहेगा किस पर्पज़ से? या तो वो नौकरी करने चला गया है, या कोई बिजनेस करने के लिए चला गया है, या किसी और उद्देश्य से चला गया, जैसे उसे वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे डिप्यूटेशन पर भेज दिया गया, या वहाँ जॉब कर ली है। तो इन सभी केसेस में अगर वो हमारे देश का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और वो विदेश में रह रहा है, और वहाँ पर उसका स्टे कितने दिन का है वो इंडेफिनिट है, हमें पता नहीं कि वो कितने दिन रहेगा, अगर ऐसा केस है तो आप उसे एनआरआई कहेंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप हैं, आप चले गए जो है यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, और वहाँ पर आपने जॉब ज्वाइन कर ली, जॉब आइडियली 2 साल के लिए थी, लेकिन अब आप वहाँ पर एक्सटेंशन पा लिए, और वहाँ पर जो है पता चला कि पता नहीं 10 साल रहूँगा कि 12 साल रहूँगा, जब तक नौकरी चलती रहेगी रहता रहूँगा। अब आपका स्टे डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित समय तक आप विदेश में रह रहे हो। आप हो इंडिया के नागरिक, क्योंकि इंडिया से गए हो तो आप इंडिया के नागरिक हो, लेकिन चले विदेश गए हो, और वहाँ पर जॉब के पर्पज़ से या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए किसी पर्पज़ से चले गए हो, और वहीं पर ही कितने समय तक रहोगे ये बात निश्चित नहीं है। तो अगर बात निश्चित नहीं है कितने समय तक आप विदेश में रहोगे, तो ऐसे पर्सन को हम फ्रेंड्स एनआरआई कहते हैं, एज पर फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट था फ्रेंड्स, वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बताता है कि यदि आप 183 दिन या 183 दिन से ज़्यादा रहते हैं हमारे देश में तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर इससे कम रहते हैं यानी 182 दिन या 182 दिन से कम रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं। ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिसाइड करता है, जबकि फेमा एक्ट डिसाइड करता है किसके बेसिस पर? आप देश के नागरिक हैं, प्लस आप विदेश में बसे हुए हैं, इसमें रह रहे हैं, वहाँ पर किस पर्पज़ से? नौकरी करने चले गए, या कोई बिजनेस करने के पर्पज़ से चले गए, या किसी और रीजन से वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, और वहाँ पर आप कितने दिन तक रहोगे ये बात फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट स्टे के लिए गए हुए हैं आउटसाइड इंडिया, तो फ्रेंड्स ऐसे पर्सन को हम एनआरआई कह देंगे। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनआरआई हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें एक कैटेगरी और होती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआई में जो बेसिक डिफरेंस होता है, एनआरआई जो होता है फ्रेंड्स वो आपका इंडिया का सिटीजन होता है, हमारे देश का नागरिक होता है, जबकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसे कहेंगे जो हमारे देश का नागरिक ना हो बल्कि किसी दूसरे देश का नागरिक हो। अब पर्सन जिसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे वो किसे कहेंगे? जो सिटीजन है किसी दूसरी कंट्री का। पहली बात मतलब कहने का हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो हो सकता है यूएस का नागरिक हो, कनाडा का नागरिक हो, ओके, ऐसे देशों का नागरिक है, लेकिन उन देशों में हम यूएस को ले सकते हैं, कनाडा को ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं ले सकते हैं। यदि कोई पर्सन हम किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, मान लीजिए पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसे हम PIO नहीं कंसिडर करेंगे। बांग्लादेश का नागरिक है तो उसे PIO कंसिडर नहीं करेंगे। ये दो देशों को छोड़ करके बाकी दुनिया के किसी भी देश में, मान लीजिए आप साउथ कोरिया के जो है नागरिक बन चुके हैं, वहाँ के सिटीजनशिप ले ली है, फिर भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। लेकिन किसी दूसरे देश के आप सिटीजन हैं, प्लस कुछ बातें और होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए कोई लेडी है वो फ्रांस की है तो क्या उसे हम PIO कह देंगे? नहीं, कुछ और कंडीशनें हैं, कुछ और शर्तें हैं उसे PIO कहने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि उसे जो हु वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो है सिटीजन था पहले। मतलब कहने का कि ऐसा नहीं है कि मतलब फ्रांस में ही पैदा हुए और फ्रांस के ही रहने वाले हो, वहीं की नागरिकता है, आपके पिताजी उनके पिताजी है ना, फादर एंड फादर जितने भी वो हैं वो फ्रांस में ही हुए, तो उनको नहीं PIO कहेंगे। ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका जो है जो पहले भारत का नागरिक था, जो पहले भारत का नागरिक था। अब जरूरी नहीं कि वही पर्सन जो है भारत का नागरिक रहा हो सकता है कि वो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया था। ठीक है, मान लीजिए आपके फादर हैं और उनके जो फादर थे वो US में जा करके बस गए, मान लेते हैं, तो वो US में बस गए लेकिन वो पहले इंडिया के सिटीजन थे। अब आपके फादर इंडिया के सिटीजन नहीं है, आप भी जो है आप जो है इंडिया के सिटीजन नहीं हो, लेकिन आपके फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर जो है वो इंडिया के सिटीजन थे, तो ही वाज इंडियन सिटीजन। ओके, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि आपका बिलोंगिंग इंडिया से होनी चाहिए। तो या तो वो पर्सन इंडिया का सिटीजन था, या वो जो है चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, जो जिसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है या चाइल्ड है वो इंडिया के सिटीजन थे। ओके, या
एक केस और हो सकता है फ्रेंड्स, क्या कि जो है मान लीजिए आप यूएस में चले गए और वहाँ पर आपने मैरिज कर ली और जो आपकी वाइफ है वो यूएस से है, आप इंडिया से हो, आप इंडिया से हो, जो आपकी वाइफ है वो आपकी यूएस से है। तो अब आप इंडिया से हो, इसलिए आपकी वाइफ को PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। किस लिए माना जाएगा? क्योंकि आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाता है। ध्यान रखिए, इन्हें NRI नहीं कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन ना कह करके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाता है, क्योंकि आप इंडिया से हो इसलिए आपकी वाइफ को इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाता है। स्पाउस में हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। तो ऐसे केस में मान लीजिए वाइफ हस्बैंड फ्रांस से है और जो वाइफ है वो मान लीजिए इंडिया से है, तो उस केस में जो फ्रांस का सिटीजन है उसे जो है हम PIO कह देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए हमने कई सारी कंडीशन देखी। एक और कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि पासपोर्ट के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि वो PIO है या नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे कहा जाए NRI में और PIO में पासपोर्ट के बेसिस पर डिफरेंस बताइए, तो ध्यान रखिएगा, NRI उसे कहेंगे जिसके पास करंट टाइम पे पासपोर्ट है इंडिया का, और PIO आप उसे कह दीजिए जिसके पास कभी पासपोर्ट था लेकिन अभी नहीं है। हो सकता है उस पर्सन के पास रहा हो या उसके पिताजी के पास था, फादर के पास था, या ग्रैंडफादर के पास था इंडिया का पासपोर्ट, लेकिन अभी नहीं है। पहले पासपोर्ट था, अभी पासपोर्ट नहीं है, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह दीजिए। और अगर करंटली पासपोर्ट है तो उसे फ्रेंड्स NRI कह दीजिए। अब यहाँ NRI में मैं कह रहा हूँ कि करंटली पासपोर्ट है तो उसे NRI कह दीजिए। तो यहाँ पर ये बात डाउट मत ले लीजिएगा कि मान लीजिए मेरे पास पासपोर्ट है करंट टाइम पे तो मैं NRI नहीं हूँ, क्योंकि NRI होने के लिए मुझे भारत का सिटीजन होने के साथ साथ मुझे विदेश में भी रहना जरूरी है। चूंकि मैं विदेश में नहीं रह रहा हूँ तो मैं NRI की कैटेगरी में नहीं आऊँगा, भले ही मेरे पास पासपोर्ट हो। तो पासपोर्ट होना चाहिए, NRI अगर आप कहलाओगे तभी जब आपके पास पासपोर्ट है, अभी करंटली होना चाहिए, लेकिन तभी कहेंगे NRI जब आप विदेश में बसे हुए हैं, विदेश में इस समय रह रहे हैं। और PIO तब कह देंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जब कभी आपके पास पहले पासपोर्ट था, अभी नहीं है। पहले तुम्हारे पास पासपोर्ट था, पहले हो सकता है 50 साल पहले, 60 साल पहले पासपोर्ट था, आपके फादर के पास था या आपके ग्रैंडफादर के पास था, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन कभी था, तो ऐसे पर्सन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह देंगे। तो ये पासपोर्ट के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये समझ लिया कि पर्सन दूसरे देश का रहने वाला होना चाहिए, दूसरे देश की नागरिकता ले चुका हो, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए। वो पहले इंडिया का सिटीजन था या उसके फादर या ग्रैंडफादर कोई इंडिया के सिटीजन थे तो भी कह देंगे। अगर US सिटीजन, कोई फॉरेन सिटीजन है, उससे आपने शादी कर ली है तो उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेते हैं। चाहे हस्बैंड इंडिया का है तो वाइफ को इंडियन सिटीजन मान लें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे, और अगर वाइफ इंडिया की है तो जो हस्बैंड है उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे, क्योंकि ये फॉरेन से हैं। ओके, ठीक है। और अगर पासपोर्ट के बेसिस पर हम कहें किसे कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो जिसके पास पहले तो पासपोर्ट था लेकिन करंट टाइम पे अगर पासपोर्ट नहीं है तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह दीजिए। और अगर कोई विदेश में रह रहा है और उसके पास करंटली इंडिया का पासपोर्ट है तो फ्रेंड्स हम उसे NRI कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपको NRI में और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और कैटेगरी थी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले ये भी एक कैटेगरी होती थी, लेकिन अभी इस कैटेगरी को जो है उठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली कैटेगरी में ही मर्ज कर दिया है, तो ये अलग से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में ही अब इंक्लूड कर लिए गए हैं। यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन MCQ। ओके, अब आगे है, हम जनरली अगर बात करें तो NRI एक ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति को कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो कि या तो इंडिया का सिटीजन है ना। अगर सिटीजन है तो इसका मतलब वो NRI होगा, राइट। या सिटीजन नहीं है तो वो PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, यानी वो या तो इंडिया का सिटीजन है यानी NRI हो गया, या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो अगर वो विदेश में एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से गया हुआ है और वहाँ पर कितने समय तक रहेगा ये बात हमें क्लियर नहीं है, तो फ्रेंड्स उसे हम NRI कह देंगे। कहने मतलब ये हुआ, NRI किसे कहेंगे? इंडिया का सिटीजन है, विदेश में रह रहा है, लेकिन कितने समय तक रहेगा नहीं पता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और विदेश में रह रहा है, लेकिन कितने समय तक नहीं रहेगा उसे हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब जितने सारे क्राइटेरिया हमने पढ़े उसके अलावा भी कुछ और लोगों को भी हम NRI कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मान लीजिए आप PNB में काम करते हैं और हमारी जो है ब्रांच जो है हांगकांग में भी है। अब हांगकांग
हांगकांग में मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, यहाँ से जाकर के आपको डेपुटेशन पर भेज दिया गया कि जाइए हांगकांग में 3-4 साल के लिए नौकरी करनी है आपको, तो आप 3-4 साल के लिए वहाँ पर अगर चले गए फ्रेंड्स, तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कह देते हैं, एनआरआई कह लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि विदेश में चले गए, जैसे हमारे देश के एम्बेसडर होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में एम्बेसडर की पोस्टिंग होती है, तो उन्हें भी हम एनआरआई कहेंगे। या आपको डेपुटेशन पर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में पोस्टिंग मिल गई है, तो उसे भी एनआरआई कहेंगे। अब स्टूडेंट जो विदेश में जाते हैं हायर स्टडी के लिए, उन्हें भी हम फ्रेंड्स एनआरआई कहते हैं। उसके अलावा मैंने ये आपको बता दिया कि अगर स्पाउस जो है फॉरेन सिटीजन का है, और स्पाउस जो है फॉरेन सिटीजन का है, लेकिन आप इंडियन ओरिजिन से हो या इंडिया से हो, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है, जो फॉरेन सिटीजन है, जो आपका फॉरेन सिटीजन स्पाउस है, उसे जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर आप उसका अकाउंट खोलेंगे तो जॉइंट अकाउंट खोलिएगा, मतलब इंडियन पर्सन और प्लस उसकी जो फॉरेन की स्पाउस है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो जॉइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी उस जो ये लेडी है या फिर जो स्पाउस है उसको जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का, मान लीजिए मिस्टर राम है और उनकी वाइफ कोई भी एक लेडी है वहाँ पर जो कि यूएस से है मान लेते हैं। अब अगर राम और वो यूएस की लेडी दोनों साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हम मान लेंगे इस लेडी को। लेकिन ये लेडी कहती है कि मेरा अकाउंट खोल दीजिए, सीधे सीधे इस लेडी का आपको अकाउंट खोलना है, अकेले खोलना चाहती है, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के दर्जे में नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ, इसमें से कोई भी जो है फॉरेन सिटीजन हो, तो उसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। लेकिन अगर केवल एक ही पर्सन, मान लीजिए हस्बैंड फ्रांस से है और वाइफ जो है मान लीजिए इंडिया से है, मान लेते हैं, तो हस्बैंड जो फ्रांस से है, अगर वो अकेले खाता खुलवाना चाहता है, अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उसे पीआईओ का दर्जा हम नहीं देंगे। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का हम दर्जा दे देते हैं। एक बात आप नोटिस करिएगा, अगर मान लीजिए आप टूर पर चले गए, 30 दिन के लिए आप जर्मनी घूमने चले गए, तो ऐसे केस में आपको एनआरआई नहीं माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछते हैं कि 30 दिन के लिए आप जर्मनी के टूर पर चले गए हैं, तो क्या आप एनआरआई कहलाएंगे? नहीं, आप एनआरआई नहीं कहलाएंगे। तो जितनी बातें हमने सीखी थी एनआरआई किसे कहते हैं, उसके अलावा अगर आपको विदेश में पोस्टिंग मिल गई है डेपुटेशन पर, तो आप एनआरआई हो गए। जो बच्चे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो हम उन्हें भी एनआरआई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर स्पाउस जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसे हम जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। अगर नहीं ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं मानेंगे। अगर टूरिस्ट जो है किसी विदेश में, यूनाइटेड स्टेट्स, आप अमेरिका चले गए जो है 60 दिन के लिए घूमने के लिए, 10 दिन के लिए घूमने के लिए चले गए, तो आपको एनआरआई नहीं माना जाएगा, आपको एनआरआई नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, यू आर नॉट एन एनआरआई, कि केवल 10 दिन के लिए चले गए तो उसमें एनआरआई नहीं हो गए। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, ओवरसीज कारपोरेट बॉडीज़ क्या होता है, ओसीबी। तो देखिए, जैसे कोई भी फर्म है, मान लीजिए कोई फर्म है, हमारे एनआरआई लोग गए विदेश में और वहाँ पर मान लीजिए यूएस चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी खोल ली। मान लीजिए एनआरआई, हमारे देश से कोई एनआरआई गया और वहाँ पर उसने यूएस में एक अपनी कंपनी खोल ली, अपनी फर्म खोल ली या ट्रस्ट बना ली। अब अगर इस ट्रस्ट में, विदेश में उसकी ट्रस्ट है या फर्म है, और इस फर्म में उसका 60% हिस्सेदारी है, चाहे एक एनआरआई हो चाहे मल्टीपल एनआरआई मिलकर 60% अगर शेयर रखते हैं, तो इसे हम ओवरसीज कारपोरेट बॉडीज़ कहते हैं। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो फर्म जो है विदेश में होनी चाहिए, दूसरी बात उसे एनआरआई ने ओपन किया हो, ठीक है, एनआरआई की ओनरशिप होनी चाहिए। एनआरआई ओनरशिप कितने % की होनी चाहिए? 60% की होनी चाहिए। अगर 60% की ओनरशिप है तो उसे ओवरसीज कारपोरेट बॉडीज़ कह देंगे। और एक बात और कि ओसीबी, ओवरसीज कारपोरेट बॉडीज़ को अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। ओके, तो 3 बातें याद रखेंगे, एक तो एनआरआई की ओनरशिप होनी चाहिए कितने %? 60% या 60% से ज़्यादा है, विदेश में फर्म है उसकी और उसकी ओनरशिप 60% से ज़्यादा है या 60% है, तो उसे ओवरसीज कारपोरेट बॉडी कह देंगे। लेकिन ऐसी ओसीबी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। ये 3 बातें याद रखेंगे तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे जो है लोग वहाँ पर विदेशों में रहते हैं, उनको अपने देश में पैसे भेजने होते हैं, तो उस पैसे को भेजने के लिए डिफरेंट अकाउंट बनाए गए हैं। तो हम इन सभी अकाउंट्स के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए, पहला अकाउंट है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, ठीक है, NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट।
तो क्या बातें हम यहाँ से सिर्फ नाम से समझ सकते हैं। एक एक्सटर्नल कीवर्ड पकड़िए, दूसरा रूपी कीवर्ड पकड़िए। रूपी का मतलब ये होगा कि ये अकाउंट रुपए में खुलेगा, डॉलर में नहीं खुलेगा, विदेशी मुद्रा में नहीं है, डॉलर में रुपए में है फ्रेंड्स। ओके, तो एक्सटर्नल रूपी लिखा हुआ है इसलिए ये रुपए वाला अकाउंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सटर्नल पैसे आते हैं, इस अकाउंट में एक्सटर्नल पैसे आएंगे। एक्सटर्नल का मतलब, इंटरनल का मतलब अपना देश हो गया, और एक्सटर्नल मतलब दूसरे देश से पैसे आएंगे। तो एनआरई अकाउंट में जो डिपॉजिट होगा वो सिर्फ एक्सटर्नल होगा, मतलब कहने का किसी दूसरे देश से आप पैसे भेजिए, अपने देश के पैसे आप नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो दो बातें हमने समझ ली। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल का मतलब ये होगा कि विदेश से पैसा केवल आएगा, और रूपी अकाउंट का मतलब हो गया कि ये रुपए वाला अकाउंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में दूसरा देखिए, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट हो गया फ्रेंड्स आपका। तो यहाँ पर भी रूपी कीवर्ड हमने पकड़ा, रूपी कीवर्ड हमने देखा, तो इसका मतलब ये भी रुपए वाला अकाउंट हो गया। और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी है, ये सामान्य अकाउंट है, ऑर्डिनरी आम आदमी का अकाउंट हो गया। ओके, आम आदमी का अकाउंट हो गया, मतलब कि जो है जैसे मैं हूँ तो मेरा ही अकाउंट हो गया। ओके, ऑर्डिनरी के लिए ये समझ लीजिए। एक्सटर्नल से यहाँ पर क्या समझा था कि सिर्फ बाहर से पैसा, एक्सटर्नल पैसा आएगा, इंटरनल पैसा नहीं आएगा। फिर तीसरा अकाउंट देखिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक, तो इसे लिखते हैं FCNR ब्रैकेट में B। फॉरेन करेंसी यानी विदेशी करेंसी, डॉलर, यूरो, है ना, जापानीज येन, कुछ भी हो सकता है। फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट होता है फ्रेंड्स। ओके, अकाउंट बैंक लिखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये रूपी नहीं होगा, यहाँ पर डॉलर वगैरह लिखिएगा। फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो एनी परमिटेबल करेंसी होती है फ्रेंड्स, या फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी कहते हैं। 5-6 करेंसियाँ ऐसी हैं जिनमें ये FCNRB अकाउंट खोला जा सकता है। प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने FD भी लिखा हुआ है, तो FD का मतलब हुआ ये अकाउंट में सिर्फ FD हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। FD को टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, टर्म डिपॉजिट या FD कह लीजिए। तो ये अकाउंट में सिर्फ टर्म डिपॉजिट होगा, यानी यहाँ पर सिर्फ FD है, तो इसका मतलब यहाँ पर चारों हो सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग खोल लीजिए, करंट अकाउंट खोल लीजिए, RD करवा लीजिए, या FD करवा लीजिए, TD करवा लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये इसमें एक्सटर्नल वाले में या ऑर्डिनरी वाले में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, RD, FD चारों पॉसिबल हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन FCNRB में एक तो पहली बात ये डॉलर में है, फॉरेन करेंसी में है, क्योंकि यहाँ फॉरेन करेंसी लिखा है तो फॉरेन करेंसी हो गया, और सिर्फ जो है आपका जो है FD खोली जा सकती है। दो बातें ये हम डिसाइफर करेंगे। ओके, तो अगर हम नाम देखें तो क्या क्या बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। नॉन रेजिडेंट रूपी देखा मैंने, रुपए वाला अकाउंट हो गया। यहाँ भी रूपी देखा, रुपए वाला अकाउंट हो गया। यहाँ फॉरेन करेंसी देखा, दिमाग में रख दिया कि ये डॉलर है, कोई भी मुद्रा हो सकती है लेकिन डॉलर हम दिमाग में रख करके चलेंगे। इतनी बातें हमें यहीं से नाम से पता चल गई। यहाँ एक्सटर्नल कीवर्ड पकड़ा और हम समझ गए कि केवल विदेश से पैसा आएगा, एक्सटर्नली हमारे देश से पैसा नहीं, विदेश से पैसा केवल आएगा। ऑर्डिनरी मतलब आम आदमी, जैसे मैं ही हूँ, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, बस ये कीवर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑर्डिनरी मतलब मैं ही हूँ, मैंने ही अपना खाता खुलवा लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर FD जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि FCNR में सिर्फ FD होती है। इसके अलावा एक चौथे टाइप का अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ये आम आदमी के लिए, मतलब कोई सिंपल NRI गया हुआ है, नॉर्मल लिविंग कर रहा है वहाँ पर, तो उनके लिए 3 अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। ये उनके लिए होता है फ्रेंड्स स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, ये इसमें भी रूपी है तो रुपए वाला अकाउंट हो गया। ये उनके लिए है जो रहते हैं तो NRI, रहते विदेश में हैं लेकिन हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये अकाउंट होता है। यहाँ बिजनेस के पर्पज से ये तीनों अकाउंट बिजनेस के पर्पज से नहीं होते, आम आदमी जैसे नॉर्मली आप सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं वैसे लोगों के लिए है। एक मिनट। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ये क्या किया, सारी जो इनकी खासियत हैं उनको एक जगह टेबल किया है। लेकिन हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक स्टोरी के जरिए इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि NRO अकाउंट क्या होता है, NRE अकाउंट क्या होता है, FCNR अकाउंट क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, मान लीजिए एक अंकल है यहाँ पर, ठीक है, आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं और उनका बेटा मान लीजिए US में जॉब करता है। ठीक है, अंकल जी अकेले रहते हैं। अब अंकल जी का आपकी ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है, मान लीजिए आपने अपनी ब्रांच में अकाउंट खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट खोला हुआ है। तो अंकल जी ने कहा कि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मैं जा करके अपने बेटे के पास रहना शुरू कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली अंकल जी की यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी, अंकल जी की अगर प्रॉपर्टी होगी तो उन्होंने क्या किया होगा, इसे मान लीजिए प्रॉपर्टी रेंट पर लगाई होगी, उससे पैसे आते होंगे, प्लस उन्होंने LIC वगैरह करवा रखी, उसके पैसे आने होंगे, प्लस मान लीजिए उन्होंने शेयर खरीदा हुआ तो डिविडेंड वगैरह आता है। तो ऐसी इनकम भी अंकल जी की इंडिया में है। अब अंकल जी चले गए यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स और वहाँ पर रहने लगे, मतलब कहने का उनका लौटने का कोई प्लान नहीं है, तो इंडेफिनिट स्टे हो गया मान लीजिए। तो ये बन गए NRI। अंकल जी जो है, जो आपके बगल में रहते थे, अब वो NRI कहलाने लगेंगे। ओके, जब NRI कहलाए तो
जब वो एनआरआई हुए तो अब यहाँ पर अंकल जी जा करके जब रहने लगे तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर बैठे मतलब खाली रहते थे, कुछ काम नहीं था, तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी और थोड़ा बहुत डॉलर कमाना शुरू कर दिया। तो अब अंकल जी के ये जो अकाउंट था यहाँ का सेविंग अकाउंट, इसी अकाउंट को आपने एनआरओ अकाउंट में चेंज कर दिया, नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि पहले सिर्फ रेंट वगैरह आता था अंकल जी के अकाउंट में, या फिर जो है डिविडेंड वगैरह आता था, लेकिन अब अंकल जी डॉलर भी विदेश से यहाँ भेजना शुरू कर दिए। तो जब अंकल जी डॉलर भी वहाँ से विदेश से भेजना शुरू कर दिए, तो अब इसे आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप डॉलर नहीं डाल सकते। तो इसीलिए जो इनका नॉर्मल सेविंग अकाउंट था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट में। ओके, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट में। ऑर्डनरी हमने क्यों कहा? क्योंकि ये जो आम वाला यानी आम आदमी का खाता था उसी को हमने जो है नॉन रेजिडेंट में बदल दिया, इसीलिए इसे नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट बोल दिया, क्योंकि जो पुराना अकाउंट है वही जो है इसमें चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है इस अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। तो देखिए जो रेंट है वो भी आ रहा है, तो रेंट किस में आ रहा होगा? रुपए में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनके डिविडेंड वगैरह मिल रहे हैं वो भी रुपए में आ रहे हैं, वो भी इस खाते में जमा हो जा रहे हैं। प्लस मान लीजिए एलआईसी मैच्योर हुई, उसका भी पैसा इसमें आ गया। मान लीजिए कोई एफडी कंप्लीट हुई, उसका भी पैसा अंकल जी को यहाँ पर मिल जाएगा। अंकल जी ने विदेश से डॉलर कमाया, वो भी यहाँ पर भेजा, तो डॉलर यहाँ पर आया और बदले में जितने रुपए बने वो भी इस अकाउंट में जमा हो गया। तो हम अगर समझना चाहें एनआरओ अकाउंट में क्या क्या बातें हुई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अपने देश से जो रेंट वगैरह कमाया, अंकल जी ने जो रेंट वगैरह कमाया वो भी पैसा इसमें डिपॉजिट हो रहा है, प्लस जो वहाँ से अमेरिका से डॉलर भेज रहे हैं वो भी इसमें जमा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें लोकल इनकम भी डिपॉजिट हो सकती है, प्लस जो फॉरेन से आप जो है रेमिटेंस करते हो वो भी डिपॉजिट हो सकता है। ये भी बात हमने समझ ली। ओके, तो अब एनआरओ अकाउंट अंकल जी का खुला हुआ है। अंकल जी जो है ही वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी क्यों थे? क्योंकि उनका सारा काम हो जा रहा है, भाई डॉलर वहाँ से कमाया और यहाँ भेज दिया, और जो रेंट वगैरह का पैसा है वो भी यहाँ पर रुपए में जमा हो जा रहा है, उनका सारा काम चला हुआ है। तो अंकल जी को एनआरओ अकाउंट में ही वॉज वेरी हैप्पी, उन्हें लगा कि मुझे और किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वो ब्रांच में आए और आपने कहा कि अंकल जी उनसे एनआरआई आप जो है एनआरओ की जगह एनआरई अकाउंट खुलवा लीजिए। और तो अंकल जी ने पूछा भाई मैं क्यों, आप एनआरई अकाउंट क्यों खुलवा लूँ, मुझे इसमें क्या नुकसान हो रहा है? तो आप देखिए अगर हम बेसिकली देखें तो एनआरओ अकाउंट हमारी सारी नीडें पूरी कर दे रहा है, अंकल की सारी नीड पूरी हो जा रही है। लेकिन दो प्रॉब्लम है इस अकाउंट में, दो प्रॉब्लम है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट टाइम पे इस पर 30% का इंटरेस्ट लेती है, पहली प्रॉब्लम, 30% का इंटरेस्ट लेती है। अब मान लीजिए अंकल जी ने वहाँ से यहाँ अपने डॉलर कमाया और उसको भेज दिया, यहाँ पे डॉलर यहाँ पर आ गया, और मान लीजिए आपने उसकी एफडी बना दी 1 लाख रुपए की। कितने रुपए की? जो डॉलर आया उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 1 लाख रुपए की हुई, और 1 लाख रुपए में बाद में चल करके फ्रेंड्स इसमें 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी अर्न हो गया। तो अब वैसे तो 1,10,000 रुपये होने चाहिए थे जो अंकल जी को मिलते, लेकिन 30% का इंटरेस्ट कट गया इस पर। तो जो 10,000 रुपये का ब्याज बना था उसमें सिर्फ 7 ही हज़ार रुपये बने बचे। तो अंकल जी को जो है 1,10,000 रुपये मिलने की जगह पे 1,07,000 रुपये मिले, तो अंकल जी को लॉस हो गया। अंकल जी ने सोचा कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया मुझे, जो है 30% का लॉस, ये तो मैं बियर नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा बैंक से कि मैं क्या करूँ, तो बैंक ने सजेस्ट किया कि अंकल जी ऐसा करिए आप एनआरई अकाउंट खुलवा लीजिए, एनआरओ अकाउंट मत रखिए। क्यों? क्योंकि इस पर 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंट टाइम पे, फ्रेंड्स ये चेंज हो सकता है, अभी वर्तमान में 30% है। तो एनआरओ अकाउंट पर आपके 30% जो है टैक्स कट जा रहा है। ऐसा करिए आप एनआरई अकाउंट खुलवा लीजिए, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अंकल जी को सजेशन अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है बेटे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? एनआरओ अकाउंट में एक और प्रॉब्लम थी। मान लीजिए अंकल जी के अकाउंट में $3 मिलियन हैं। मान लेते हैं कि अंकल जी काफ़ी अमीर हैं, उनके खाते में $3 मिलियन हैं, और ये चाहते हैं कि मुझे ये यूएस वाले अकाउंट में मुझे मिल जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट में फ्रेंड्स एक लिमिट होती है कि आप एक साल में मैक्सिमम $1 मिलियन ही भेज, $1 मिलियन ही भेज सकते हो, $1 मिलियन ही भेज सकते हो। कितना भेज सकते हैं फ्रेंड्स? $1 मिलियन। और अंकल जी के पास है कितना? 3 मिलियन। तो इसका मतलब अंकल जी इस साल 1 मिलियन भेजेंगे, एक साल और वेट करेंगे तो 1 मिलियन मिलेगा, एक साल और वेट करेंगे तो 1 मिलियन मिलेगा। तो अंकल जी को 3 साल लग गए। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। मान लीजिए उन्होंने वहाँ पर 3 मिलियन कहीं इन्वेस्ट करना था, तो 2 साल तो ऐसे ही खराब हो गए। तो इसलिए दो प्रॉब्लम की वजह से एनआरओ अकाउंट उनको पसंद नहीं आया। पहला, एक तो सरकार ने 30% उनका टैक्स काट लिया, दूसरा पूरा का पूरा पैसा नहीं रेस्परेट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र विदेश में नहीं हो पा रहा है, बल्कि 1 मिलियन की आपने लिमिट भी रख दी है। तो इन दो वजहों से अंकल जी ने सोचा कि मैं एनआरओ अकाउंट नहीं रखूँगा, मैंने एनआरई अकाउंट खुलवा लेना है। चलो ठीक है, एनआरई अकाउंट अंकल जी खुलवा लिए, इस पर कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं। $3 मिलियन हैं, $3 मिलियन हैं, $3 मिलियन उन्होंने तुरंत ही इमीडिएटली भिजवा लिए, अपने पास मंगवा लिए, कोई दिक्कत नहीं
हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहने मतलब अंकल जी ने शुरुआत में उनको लगा था मेरा एनआरओ से काम हो जाएगा, लेकिन 30% टैक्स कटने की वजह से प्लस 1 मिलियन के लिमिट की वजह से उनको लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने एनआरई अकाउंट खुलवा लिया। चलो अभी अंकल जी अगेन हैप्पी हैं कि ठीक है ये काम बड़ा अच्छा हो गया। अब अंकल जी ने मान लीजिए क्या किया, $2000 की एक एफडी बनवाई एनआरई अकाउंट में, मान लेते हैं $2000 वहाँ से भेजा और एफडी बन गई। अब जब अंकल जी ने एफडी बनवाई तो डॉलर का रेट था 60 रुपये, ठीक है। अब 2000 की एफडी जो है अगर 60 रुपये के हिसाब से, तो मतलब बैंक ने जो है 12,000 रुपये की एक एफडी अंकल जी की बना दी। उसके बाद में मान लो उस पर अंकल जी को इनकम भी आ गई, मान लेते हैं कि $10 के बराबर इनकम आ गई। तो $2010 $10 उनको मिलना है। अंकल जी की एफडी मैच्योर हुई, तो जब आपने उनको $2010 जब रिटर्न किए, पहले 60 रुपये में था, तो $2000 जो है उनको पड़ा था कितने का, 12,000 रुपये की एफडी बनाई थी बैंक ने, ठीक है। अब डॉलर की कीमत हो गई 50 रुपये, घट करके मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि भविष्य में ये डिस्काउंट पर चली गई। अब 50 रुपये की जब हो गई, तो अंकल जी के जो $2000 की एफडी थी उसकी बेस वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपये बची, सिर्फ 10 ही 1000 रुपये बची। जो भी ब्याज आया था वो तो इस पर भी आया था, मान लीजिए 2000 रुपये ब्याज आया था, तो 10,000 रुपये, ये 14,000 रुपये आइडियली मिलने चाहिए थे। 2000 ब्याज मिला करके मिले कितने अंकल जी को, 10,000 रुपये और प्लस 2000 रुपये ब्याज, तो कुल मिला करके 12,000 रुपये ही मिले। तो अंकल जी ने इन्वेस्ट कितना किया था, 12,000 रुपये, और मिले कितने, 12,000 रुपये। तो कोई फ़ायदा हुआ अंकल जी को, नहीं फ़ायदा हुआ, नुकसान हो गया। क्यों, क्योंकि डॉलर पहले 60 रुपये का था, अभी जब वो मेच्योरिटी पर गई तो वो डॉलर 50 रुपये का हो गया। अंकल जी को लॉस हो गया। किस बात का लॉस हुआ, एक्सचेंज रिस्क आ गया इनके पास। क्या आ गया, एक्सचेंज रिस्क, और ये कस्टमर पर पड़ रहा है। एनआरई अकाउंट में जो एक्सचेंज रिस्क है वो कस्टमर के ऊपर वर्डन है, देखो, क्योंकि अगर 60 रुपये का $1 है और चल करके 50 रुपये का डॉलर हो गया, तो ये कस्टमर जिम्मेदार है। 60 का डॉलर है, कल को 80 रुपये का डॉलर हो जाता है, तो इसके लिए कस्टमर जिम्मेदार है, बैंक जिम्मेदार नहीं है। तो एनआरई अकाउंट में एक दिक्कत ये खड़ी हो गई अंकल जी को कि नुकसान हो गया, एफडी तो करवाई लेकिन कमाया नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। 12,000 मतलब $2,000 ही लगाए थे, और अभी भी वो जो है मतलब इतने नहीं हुए हैं कि मतलब उसे इनकी भरपाई $2,000 की भी हो जाए, क्योंकि 50 रुपये का डॉलर हो गया, पहले 60 रुपये का डॉलर था। तो अंकल जी ने कहा कि ब्रांच में आपसे पूछा कि बेटा इसका भी कोई इलाज है, तो आपने बोला बिल्कुल है इलाज अंकल जी, आप ऐसा करो FCNR अकाउंट खुलवा लो अपना। फ्रेंड देखिए, इस स्टोरी को अगर अपने दिमाग में रखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे। ओके, तो आपने बोला कि FCNR अकाउंट खुलवा लीजिए, तो बोले ठीक है बेटा हम खुलवा तो लेंगे, फ़ायदा क्या होगा। तो आपने बताया कि अंकल जी देखो, जैसे अगर आप $2,000 की एफडी करवाओगे, तो पहली बात ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट है। FCNR कैसा अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है। दूसरी बात अंकल जी, ये सिर्फ जो है एफडी होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ हम एफडी कर पाएंगे, आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ये वाला काम हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप जो है एनआरई अकाउंट ही अपना यूज करते रहिए। लेकिन अगर आपको एफडी करवानी है तो FCNR अकाउंट हम खोल देंगे आपका। और जब अगर आप मान लो आपने FCNR अकाउंट में मान लीजिए आपने $2,000 की एक एफडी बनवाई है, तो वो $2,000 की ही एफडी रहेगी, आपकी जो है रुपए में नहीं कन्वर्ट होगी। तो एक्सचेंज रिस्क खत्म हो गया। कहाँ से, कस्टमर से एक्सचेंज रिस्क हट गया। तो गया किस पर, कस्टमर से एक्सचेंज रिस्क हट गया, तो ये गया जो है बैंक के ऊपर। बैंक के ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि अगर मान लो अंकल जी ने $2,000 की एफडी करवाई हुई है, तो हम इस डॉलर कहीं थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, मैक्सिमम हम रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और बैंक जब रुपए इन्वेस्ट करेगा तो भविष्य में जाकर के अगर मान लो 60 का डॉलर 50 रुपये का हो जाता है, तो अब लॉस बैंक को बियर करना है। क्योंकि अंकल जी ने $2,000 की एफडी करवाई थी, और मान लो उस पर $100 का इंटरेस्ट मिल गया, तो अंकल जी को अब $2,100 मिलेंगे। बदले में कितने रुपए होते हैं वो उनको उसकी टेक केयर नहीं करने की जरूरत है। तो इसीलिए FCNR अकाउंट उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो हमने ये देखा कि एनआरओ अकाउंट में नुकसान क्या था। एक तो 30% का टैक्स आप जो है लगा दे रहे थे, दूसरा अंकल जी सारा पैसा नहीं ले जा पा रहे थे, हर साल केवल $1 मिलियन ही, $1 मिलियन रुपए मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर $1 मिलियन ही विदेश में ट्रांसफर कर पा रहे थे। तो उस वजह से एक तो 30% का टैक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो अंकल जी ने एनआरई अकाउंट ओपन करवा लिया, ना तो 30% टैक्स यानी टैक्स फ्री हो गया, प्लस कोई लिमिटेशन नहीं, फुल बैलेंस जो है एक साथ भेजा गया, तो वहाँ पर भी नुकसान खत्म हो गया। लेकिन अंकल जी की जो एफडी थी वहाँ पर उनको खास करके नुकसान हो गया, क्योंकि जो $2,000 की एफडी करवाते थे वो डिपेंड हो गई कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है। अगर 60 है तो 60 में इन्वेस्ट किया और 50 रुपये का डॉलर हो गया, तो अंकल जी को लॉस हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
अगला अकाउंट बनाया गया FCNR अकाउंट बनाया गया, और FCNR अकाउंट केवल जो है आपका FD ही बनाता है, सिर्फ FD बनेगी। और प्लस इसमें अंकल जी को बचा कैसे, क्योंकि $2000 जब आप जमा करोगे तो $2000 ही रहेंगे, रुपए में नहीं कन्वर्ट होते हैं, इसलिए अंकल जी को यहाँ पर फायदा हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें NRO NRE और FCNR क्लियर हो गया। नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट मैंने आपको ये समझा दिया। नॉन NRO और NRE में बेसिकली एक बात का फ़र्क हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक तो टैक्स और 1 मिलियन वाली लिमिट की तो हमने कहा ही। NRO में यहाँ पर जो अंकल जी को रेंट में रुपए वगैरह मिलते हैं वो भी जमा होते हैं, प्लस विदेश से जो डॉलर कमा के अंकल जी भेजते हैं वो भी जमा होते हैं। लेकिन NRE में सिर्फ विदेश से जो डॉलर कमा के भेजेंगे वही यहाँ जमा होगा, यहाँ लोकल इनकम नहीं जमा की जाती, इसीलिए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट कहते हैं। एक्सटर्नल शब्द को पकड़े रहिएगा, एक्सटर्नल मतलब सिर्फ विदेश से पैसा आएगा, इंटरनल यानी विदेश अपने देश से पैसा इसमें नहीं जा सकता है, इसमें जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें अगर याद रखिए तो देखिए NRO अकाउंट, NRE अकाउंट, FCNR रिलेटिव स्टडी करेंगे। करेंसी ऑफ डिपॉजिट ये रुपए, नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट है, ऑर्डनरी है ना, नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी रूपी अकाउंट है तो ये रुपए में है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट है तो ये रुपए में है, ये फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में हो गया। मैंने ये आपको बता दिया कि NRO और NRE में चारों अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग का अकाउंट खोल लीजिए, करंट का अकाउंट खोल लीजिए, या FD करवा लीजिए। FD को फ्रेंड्स टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, इसलिए TD लिखा है, या आप RD खुलवा लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा लीजिए। चारों पॉसिबल हैं NRO और NRE में, लेकिन FCNR सिर्फ जो है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट में सिर्फ जो है FD हो सकती है, बस सिर्फ एक टाइप का होता है फ्रेंड्स, क्या FD होती है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन अलाउ है, हाँ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हो, यहाँ भी खुलवा सकते हो, यहाँ खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेशन, क्या नॉमिनी बनाया सकता है? यस बिल्कुल बना सकता है, सभी अकाउंट में आप नॉमिनी बनवा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब देखो जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट है, याद करो फ्रेंड्स आपका जो अंकल जी का नॉर्मल अकाउंट सेविंग अकाउंट था उसी को तो हमने NRO में कन्वर्ट किया था, राइट। अब आप एक बात बताओ, आपके बैंक में मिनिमम कितने दिन की FD होती है? तो मिनिमम 7 दिन की FD होती है। मैक्सिमम कितने साल की FD होती है? तो मैक्सिमम 10 साल की FD होती है। इसीलिए जो आपके बैंक में नॉर्मल अकाउंट के लिए जो रूल है वही रूल यहाँ पर लागू हो जाता है NRO वाले में। नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट में जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में FD के डेज होते हैं वही यहाँ भी लागू हो जाते हैं। कहने मतलब FD जो है मिनिमम 7 दिन के लिए होगी, मैक्सिमम 10 साल की होगी, किसमें? ऑर्डनरी वाले में। जबकि एक्सटर्नल वाले में एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम तो 10 साल है, लेकिन मिनिमम के लिए 1 साल की कंडीशन इन्होंने डाल दी है, 7 दिन की जगह यहाँ 1 साल हो गया। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट में मैक्सिमम तो 10 ही साल है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 साल के लिए FD होगी। और जो ये फॉरेन करेंसी वाला जो आपका डॉलर वाला अकाउंट है फ्रेंड्स, उसमें मिनिमम 1 साल के लिए FD होती है और मैक्सिमम 5 साल के लिए होगी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है FCNR में की जो FD होगी मैक्सिमम कितने साल के लिए होगी? तो मैक्सिमम 5 साल के लिए। मिनिमम कितने साल के लिए होगी? तो मिनिमम 1 साल के लिए होगी। तो इसमें फ्रेंड्स आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से रखिएगा। NRO अकाउंट आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, आपके बैंक में नॉर्मल 7 दिन के लिए FD होती है और मैक्सिमम 10 साल के लिए FD होती है, तो ये तो याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर NRE नॉन रेजिडेंट, NRO और NRE रिलेटिव हैं, तो 10 साल तो 10 ही साल रहा, लेकिन ये जो 7 दिन थे इसे भी 1 साल में बदल लीजिएगा। ओके, अब उसके अंदर FCNR अकाउंट में ध्यान रखिएगा 1 साल से लेकर 5 साल की ही FD हो सकती है, मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए ही FD खोली जा सकती है। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स जो ज्वाइंट ऑपरेशन हमने देखा था, नॉमिनेशन अलाउ था, ज्वाइंट ऑपरेशन भी अलाउ था। ज्वाइंट ऑपरेशन अलाउ तो है लेकिन सिर्फ फार्मर और सर्वाइवर बेसिस पर ही अलाउ है, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट ऑपरेशन सिर्फ फार्मर और सर्वाइवर बेसिस पर अलाउ है। फार्मर और सर्वाइवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फार्मर मतलब पहला, यानी कि जो NRI है वो पहला होगा, उसने अपने आप को फार्मर बनाना है, फिर सर्वाइवर। तो जब तक NRI जिंदा रहेगा, जब तक NRI लिविंग में मतलब उसकी, जब तक वो NRI खुद जो है ऑपरेशनल रख सकेगा अकाउंट, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो ऑपरेशनल करेगा। उसके बाद में जो सर्वाइव करेगा, जो बच जाएगा, वो उसे फार्मर और सर्वाइवर, जो सर्वाइवर बचेगा उसका जो दोस्त है, हो सकता है वो, देखिए NRI और NRI जो है दोनों मिल करके भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, या NRI अपने क्लोज रिलेटिव जो कि इंडिया का रेजिडेंट है उसके साथ भी अकाउंट खोल सकता है। ओके, तो दोनों केसेस में खोला जा सकता है, लेकिन जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो फार्मर या सर्वाइवर भी होता है। क्यों? क्योंकि आप बैठे हो विदेश में,
अंकल जी बैठे हुए विदेश में, और मान लीजिए उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को अकाउंट खोल दिया आइदर या सर्वाइवर में खोल दिया। तो अब क्या होगा, अंकल जी के खाते में 10 लाख रुपए हैं, मान लेते हैं एनआरओ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, और मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर या सर्वाइवर है, यानी कोई भी ऑपरेशनल कर सकता है। तो अब अगर उनका रिश्तेदार गया ब्रांच में और 1 लाख रुपए निकाल लाया, तो अंकल जी कुछ कर नहीं सकते हैं। का क्या कर लेंगे, क्योंकि मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर या सर्वाइवर, वो 1 लाख निकाल रहा है, अगले दिन फिर 1 लाख निकाल रहा है, तो अंकल जी के ये पैसे पूरे के पूरे चले जाएंगे। इसीलिए वो अकाउंट जो है फार्मर या सर्वाइवर में ही रखना पसंद करेंगे, यानी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये 10 लाख रुपए मैं ही निकाल सकता हूँ। जो मेरा रिश्तेदार है वो तभी निकाल सकता है जब मैं जीवित ना रहूं फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए फार्मर और सर्वाइवर हो गया। हमने आपको एनआरओ अकाउंट में बताया था कि 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेती है, और 1 मिलियन मैक्सिमम रेमिटेंस किया सकता है, रेट कर सकता है, और जो आपके एनआरई अकाउंट है, एफसीएनआर अकाउंट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एनआरओ अकाउंट टैक्सेबल होता है। रिपेट्रिएट कितना किया सकता है, 1 मिलियन मैक्सिमम, एक साल में $1 मिलियन, ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन यूएसडी की लिमिट होती है। इसमें पूरा पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो भी आपका जितना भी पैसा है प्लस जितना इंटरेस्ट है, वो सारा पैसा जो है आप विदेश में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। क्रेडिट के लिए भी हमने देखा था फ्रेंड्स, क्या एनआरओ अकाउंट में जो है, एनआरओ अकाउंट जो अंकल जी का था उसमें रेंट भी जा रहा था, यानी रुपए वाला भी जा रहा था, लोकल इनकम भी जा रही थी, और प्लस विदेश से जो डॉलर कमा करके अंकल जी भेज रहे थे वो भी आ रहा था। लेकिन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल क्यों कहा था हमने, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पैसे ही आते हैं। सिमिलरली एफसीएनआर, जो आपको ये एफडी करवानी है, जो आपको एफसीएनआर एफडी करवानी, वो भी डॉलर, जो आप डॉलर भेजोगे वही होगी। ऐसा नहीं कि आप रुपए कमा करके यहाँ पर एफडी करवा लोगे, नहीं, आपको विदेश से ही रिमिट करना पड़ेगा पैसे को। ओके, एक्सचेंज रिस्क के केस में जो एनआरई अकाउंट होता है उसमें हमने देखा था कि एक्सचेंज रिस्क, अगर डॉलर 60 रुपये का, तो अंकल जी की एफडी जो बनी थी 60 रुपये का था, बाद में 50 रुपये का हो गया, तो एक्सचेंज रिस्क कस्टमर पर आ गया था, अंकल जी को नुकसान हो गया था। और अगर जो है आपका एफसीएनआर अकाउंट है फ्रेंड्स, उसमें जो एक्सचेंज रिस्क है वो बैंक पर होता है। ओके, अब उसके बाद में इंटरेस्ट रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इंटरेस्ट रेट जैसी बैंक की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन जो एफसीएनआर जो एफडी होती है, वो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लंदन बैंक ऑफर रेट पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो ओके, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें समराइज कर दी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑलरेडी ध्यान है। कुछ बातें जो अभी एक बार और दोबारा देख लेते हैं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। एक तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, रुपए वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स पड़ेगा 30%, मैंने बता दिया। 4 टाइप के अकाउंट खोले जा सकते हैं, प्लस यहाँ पर ध्यान रखिए, एनआरओ से एनआरओ में पैसे डालने हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप एनआरओ से एनआरई में पैसे डालोगे तो ये अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपए में सिर्फ विदेश से पैसे आ सकते हैं, जबकि जो आपके नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट है, इसमें आपका रेंट वगैरह, एलआईसी की किस्तें, वो भी इंडिया से भी पैसे जमा हो जाते हैं। इसलिए जो इंडिया से पैसा आपने जमा किया उसको हम एक्सटर्नल रुपए में कैसे डाल देंगे बताइए। अगर यहाँ पर विदेश से पैसा आ रहा होता तो इसमें डाल देते, लेकिन एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में जो इनकम होती है लोकल की, वो भी जमा होती है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं। एनआरओ से एनआरओ में पॉसिबल है। ओके, उसके बाद में एनआरआई के लिए खोला जा सकता है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी हम नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ही खोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई विदेशी टूरिस्ट, मान लीजिए कोई जापान से जो है घूमने हमारे देश में आता है, तो उसका हम एनआरओ अकाउंट ही खोलेंगे, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ही खोलेंगे। ओके, अब उसमें एक दो शर्तें होती है फ्रेंड्स। एक तो मान लीजिए एनआरओ अकाउंट आपने खोल दिया, तो उसमें पैसे या तो वो विदेश से यहाँ पर भेज दें, या तो वो डॉलर वगैरह जो लेकर आए उसको आप एक्सचेंज करके इसके खाते में पैसे डाल दीजिए। ओके, और जब वो जाने लगेगा, मान लीजिए वो जो है $10,000 लेकर आया था, अभी उसके खाते में जो बचे हैं उसके बराबर में उसे $2,000 मिल सकते हैं, मान लेते हैं। तो ये जो $2,000 है, आप इसको, इस विदेशी को जब जाने लगेगा तो आप उसको वापस कर दोगे। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अकाउंट जो है मैक्सिमम 6 महीने के लिए खुला होना चाहिए। कितने समय के लिए, अकाउंट जो है मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही खुला होना चाहिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं ओपन होना चाहिए, तभी आप उसको वो पूरा फंड वापस कर दोगे। ओके फ्रेंड, तो हमने एनआरओ अकाउंट फिर से एक बार देख लिया। अब एनआरई अकाउंट फिर से देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट के बारे में देख लेंगे फ्रेंड। देखिए, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल मैंने बता दिया, सर विदेश से पैसा आ सकता है, तो रूपी अकाउंट है, ये हमने यहाँ पर रूपी से देख लिया, कोई टैक्स नहीं लगता, ये हमने समझ लिया। तो एक्सचेंज रिस्क किस पर होता है, एनआरई अकाउंट में एक्सचेंज रिस्क अंकल जी के ऊपर था। 60 रुपये के हिसाब से डॉलर था, तब एफडी बनवाई थी, 50 में नुकसान हो चुका था, तो कस्टमर पर रिस्क होता है। ओके, 4 टाइप के अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब यहाँ पर एनआरई,
नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट से एनआरई से एनआरई में ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ एनआरई से एनआरओ में भी ट्रांसफ़र कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनआरओ तो रेडी है, चाहे लोकल इनकम हो और चाहे विदेश से इनकम हो, दोनों लेने के लिए, तो ये पॉसिबल है। इसका रिवर्स नहीं पॉसिबल होता, ध्यान रखिएगा। एनआरओ से एनआरई में पैसे नहीं जाते हैं, जबकि एनआरई से एनआरओ में पैसे जाते हैं। यहाँ अलाउ है, क्यों? क्योंकि एनआरओ में रुपए भी होगा, ऐसे ध्यान रख लो फ्रेंड्स, ये इसमें रुपए भी जमा है प्लस डॉलर भी जमा है, जबकि एनआरई में सिर्फ डॉलर अलाउ होता है, तो इसमें पैसे नहीं जाने देगा। एनआरई में क्या है जमा? डॉलर जमा है, और इसमें जमा क्या होता है? डॉलर और रुपए दोनों हो सकते हैं, तो डॉलर है तो डॉलर तो जाला ही जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ डॉलर जा सकता है और आपके पास रुपए और डॉलर दोनों है, तो ये अलाउ नहीं होगा। ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, ओके। अब जो नॉन रेजिडेंट आपका एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, उसमें फ्रेंड्स पैसा कहाँ से आएगा? टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कर दे, कोई चेक दे दे आपको, ड्राफ्ट बना करके उसमें पैसे डिपॉजिट कर दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फॉरेन ट्रेवलर चेक लेकर चलाए, उसको डिपॉजिट कर दें। प्लस एक बात यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा कि एनआरआई मान लीजिए जो है कुछ दिन के लिए अपने देश में विजिट करने के लिए आया हुआ है, और उसके बाद मान लीजिए $100 है, तो वो डॉलर भी जो है वो उसमें एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, ओके। ही कैन डिपॉजिट एनआरआई ड्यूरिंग हिज टेम्प्रोरी विजिट, जो है वो नोट्स जो लेकर अपने साथ डॉलर वगैरह नोट लेकर आए, उसे डिपॉजिट कर सकता है, ओके फ्रेंड्स। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट फॉरेन करेंसी है, इसका मतलब डॉलर में होगा, विदेशी करेंसी में होगा, हमने ये समझ लिया, कोई टैक्स नहीं पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि ना तो एनआरई अकाउंट पर कोई टैक्स है, ना एफसीएनआर पर कोई टैक्स है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग एनआरई बनना क्यों पसंद करते हैं। देखिए एनआरई बनना क्यों पसंद करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि वो 180 दिन बाद विदेश क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ना तो एनआरई पर कोई टैक्स लगना है, ना एफसीएनआर पर कोई टैक्स लगना है। अगर ये 3 दिन और रुक जाएं, 180 जगह 183 दिन रुक दिए, तो ये रेजिडेंट हो जाएंगे। और जब कोई एनआरई जब आप कोई एनआरआई है वो रेजिडेंट में बदलता है, तो तुरंत ही उसका जो अकाउंट है वो भी रेजिडेंट अकाउंट में बदल जाता है, उसको एनआरआई का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए जो एनआरआई होते हैं वो इंडिया में 182 दिन मैक्सिमम रुकना पसंद करते हैं, ओके, एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। एक्सचेंज रिस्क कस्टमर पर नहीं होता, बल्कि बैंक पर होता है। सिर्फ एफडी हो सकती है, ये भी हमने समझ लिया था, ओके। अब चूंकि एफडी है फ्रेंड्स, तो नॉर्मली देखिए एफडी क्या होती है। अगर मान लीजिए अंकल ने $10 लाख की एफडी करवाई, तो एक बार $10 लाख भेजेंगे एफडी बनाने के लिए, और एक बार $10 लाख वापस जाएगा, जो भी प्लस इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो एक बार वापस जाएगा। तो मैक्सिमम एक अकाउंट में 2 ही बार ट्रांजेक्शनें होती हैं, इनका कहने का मतलब ये है। यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात है कि जब भी एफसीएनआर अकाउंट होगा फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ 360 दिन का इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल में, और 180 दिन बाद जो है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो जाती है, ठीक है। कितने दिन का ब्याज मिलेगा? 365 दिन का ब्याज नहीं मिलता, सिर्फ 360 दिन का ब्याज मिलता है। और कंपाउंडिंग कितने दिन के बाद शुरू हो जाती है? 180 दिन के, 360 का आधा 180 होगा, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है। टोटल कितने दिन का साल भर में ब्याज मिलता है? 360 दिन का, और कंपाउंडिंग 180 दिन यानी हाफ ईयरली शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पर हमने कॉमन करेक्टरिस्टिक में हमने देखा ना कि जॉइंट ऑपरेशन अलाउ है, एनआरओ एनआरई एफसीएनआर तीनों में जॉइंट ऑपरेशन अलाउ है। मैंने आपको बताया कि एनआरई प्लस एनआरआई जो है, यानी 2 एनआरआई मिलकर भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक एनआरआई हो और दूसरा उसका कोई रिलेटिव हो जो कि इंडिया में रेजिडेंट हो, वो भी खुलवा सकता है। या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो किसी एनआरआई के साथ मिलकर खोलना चाहे, वो भी खुलवा सकता है। या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो अपने किसी लोकल रिलेटिव के साथ खोलना चाहता है, तो वो भी जो है आपका जॉइंट ऑपरेशन में अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन हमेशा फार्मर या सर्वाइवर वाले केस में ही अकाउंट खुलते हैं। मैंने आपको समझाया कि फार्मर या सर्वाइवर में होने का क्या फ़ायदा है, ताकि अंकल जी जब तक जो है एनआरआई जो भी एनआरआई है वो जब तक खुद जिंदा रहेगा वही उस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। लेकिन अब कई बार उन्हें ज़रूरत होगी कि जैसे लोकल में कोई काम है, मान लीजिए अंकल जी यहाँ पर नहीं है और उनको पैसे अपने पास मंगवाने हैं उस टाइप के लिए, तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है लोकल रिलेटिव को। किसको दे दी जाती है? लोकल रिलेटिव को वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं कि ठीक है आप मेरे बिहाफ पर काम करो। लेकिन उसमें भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी। जैसे मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी आपने अपने रिलेटिव को, और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, और वो अगर विड्रॉल कर लेगा इसमें से 1 लाख रुपए, तो फिर अंकल को या फिर एनआरआई को नुकसान होना शुरू हो गया। इसलिए बेहतर होगा कि उससे लोकल विड्रॉल मना कर दी जाए। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसमें लोकल विड्रॉल अलाउ नहीं होती है। आप जो है जो रिश्तेदार है वो उसके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। प्लस अगर वो विदेश में पैसे भेजना चाहता है, मान लो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रिश्तेदार है वो विदेश में पैसे रेस्परेट करना चाहता है, भेजना चाहता है, तो भेज तो सकता है,
लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ उसी एनआरआई अकाउंट में ही डाल सकता है, जो एनआरआई रिश्तेदार है उसी के अकाउंट में भेज सकता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेज सकता। मान लीजिए इसे विदेश में पैसे भेजने की इजाज़त है, उसने क्या किया, उसका कोई और रिश्तेदार वहाँ पर रहता है उसको भेज दिया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए दो कंडीशन होती हैं कम से कम, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। एक तो वो लोकल में विड्रॉल नहीं कर सकता, दूसरे वो मनी सेंड तो कर सकता है लेकिन ओनली अकाउंट होल्डर जो एनआरआई है उसी के अकाउंट में भेज सकता है। ओके फ्रेंड, तो ये हमने ढेर सारी बातें समझ ली सारे अकाउंट के बारे में। अब यहाँ पर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो रूपी अकाउंट है तो फ्रेंड्स ये रुपये कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एनआरओ अकाउंट से, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट में पैसे नहीं भेजे जा सकते, ये भी एक कंडीशन होती है, याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई एनआरआई है लेकिन वो इंडिया के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। इसके पहले जो हमने जितनी भी बातें सीखी थी उसमें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट ओपन करवा लेगा, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट अपना खुलवा लेगा फ्रेंड्स। उसमें बाद में इसमें कुछ कंडीशन है, मैक्सिमम 7 साल के लिए खुलता है, ये इस पर भी टैक्स पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जितना पैसा उसमें अकाउंट में बनता है वो सारा का सारा रिपेट्रिएट किया जा सकता है, यानी विदेश में पूरा का पूरा पैसा, मान लीजिए 10 लाख डॉलर बनते हैं तो 10 लाख डॉलर वो पूरा विदेश में भेज सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ओके, उसके बाद में अगर जो है मान लीजिए कोई, मैंने आपको बताया कि अगर कोई एनआरआई से रेजिडेंट में बदलता है तो उसका अकाउंट जो है फिर से रेजिडेंट में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगर कोई पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है, कोई पर्सन है या कोई कंपनी है वहाँ की, वो अगर जो है आपका एसएनआरआर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है। ओके फ्रेंड, तो आरबीआई से उसे अप्रूवल भी चाहिए होती है। तो हमने बेसिकली फ्रेंड देखिए मैक्सिमम चीज़ें समझ ली हैं। ये वाली चार्ट अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।